आपको पढ़ा रहे थे परमाणु संख्या के बारे में कि नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है। अब देखो आज हम लोग के पढ़ना है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण पढ़ना है कि नाभिक कई प्रकार का होता है, जैसे कि समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये सब ठीक ना। तो चलिए सब कोई कॉपी निकालिए, आज टॉपिक लिखिए, बोल रहे हैं तो उसके बाद लिखिएगा। लिखिए परमाणु के नाभिकों का वर्गीकरण, परमाणु के नाभिकों का वर्गीकरण, परमाणु के नाभिकों का वर्गीकरण, परमाणु के नाभिकों का वर्गीकरण डैश देकर लिखिए परमाणु संख्या कोमा द्रव्यमान संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर नाभिक को 3 वर्गों में बांटा गया है। नाभिक को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर लिखिएगा समस्थानिक, जिसका अंग्रेजी क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है। आइसोमेरिज्म होता है समव्यवता के। देखिए समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु, एक ही तत्व के वैसे जिसके परमाणु संख्या तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या, ये भी कह सकते हैं कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिसमें नाभिक में प्रोटोनों की संख्या समान होती है, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। तो यही बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जिसके नाभिक में प्रोटोनों की संख्या समान होती है लेकिन सबका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, तो वैसे तत्वों को हम लोग समस्थानिक है। जैसे देखिए कार्बन के 2 समस्थानिक होता है, एगो C12, इस तरह समझिए C612 और C614, जिसमें E वाला जो कार्बन है ना ये रेडियो एक्टिव होता है, इसको रेडियो एक्टिव कार्बन कहा जाता है। और इस कार्बन का उपयोग जो होता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, जैसे कोई जीव मर गया, हजारों साल से जमीन में दबा हुआ है, खुदाई के दौरान अचानक निकला, ताकि कैसे आदमी जानेगा कि कई सौ साल पहले कहीं जमीन में दबा था। तो उसके लिए वो पद्धति है C14 पद्धति, यानी कार्बन 14 पद्धति। उसके द्वारा पता कर लिया जाता है कि जीव कितना साल पहले मरा था। एगो यूरेनियम है, उसका 2 समस्थानिक होता है, एगो 9235 और 9200, एगो 38। तो इसमें जो यूरेनियम होता है ना, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। जैसे मान ली कि धरती में खुदाई कर रहे हैं और कोई बहुत पुराना पत्थर मिला, तो कैसे पता करेंगे कि पत्थरवा कई 100 साल पहले बना था या कितना पुराना। या कोई चट्टान मिला तो चट्टान की आयु कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यूरेनियम विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्योंकि यूरेनियम जो है ना वो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है और उसका परिवर्तन हमेशा होते रहता है अल्फा गामा ई सब में। यूरेनियम जो है ना अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाता है, अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी कारण से धरती में सीसा बनता है। पहले वो चैप्टर था रेडियो सक्रिय केमिस्ट्री में, जिसमें यही सब रेडियो सक्रिय पदार्थों के बारे में पढ़ा जाता था, लेकिन वो चैप्टरवे गायब कर दिया केमिस्ट्रिया से। तो वही में लिखा हुआ है
कि यूरेनियम से शीशा का निर्माण, यूरेनियम जब टूटते रहता है तो टूट के अंतिम रूप से वो शीशा बन जाता है दूसरा तत्व में। तो ये सब पढ़ना था लेकिन हम हटा दिया। उसके लिए एक बुक आता है, वो पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे, तो बोला बुकवा खरीद लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वो है आपका स्टूडेंट फ्रेंड के केमिस्ट्री है, स्टूडेंट फ्रेंड के केमिस्ट्री है। स्टूडेंट फ्रेंड मारेंगे दूध था, पर स्टूडेंट फ्रेंड प्रकाशन है तो खाली मैथे छापेगा कि सब बुक छापेगा? आए यूरेनियम से 9235 से, क्योंकि उसी का ना क्षय होता है, 38 का स्थायी होता है। चलिए लिखिए समस्थानिक की परिभाषा। एक ही तत्व के वैसे परमाणु, एक ही तत्व के वैसे परमाणु, एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए सबके लिखते चलिएगा नाम और संकेत। पहला समस्थानिक होता है प्रोट्रियम। प्रोट्रियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नाभिक में वो प्रोटॉन होता है। और इसका दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड के बारे में पढ़े हैं, भारी जल। हम लोग जानते हैं कि जल जो है बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से, तो है जो ड्यूटेरियम है ना, यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है। अब बनाता है आपका कौन चीज H2। एक द्रव्यमान लेकिन 2 होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक है ना, एक द्रव्यमान 2 है। पहले लिखिए, इसके बाद देखो इसके बारे में आपको बात बताते हैं। देखिए इसको हाइड्रोजन जो है ना, तो ये ड्यूटेरियम को हम लोग हाइड्रोजन के H की जगह पर D का भी प्रयोग करते हैं। तब ने भारी जल का सूत्र होता है D2O, जैसे H2O, तो H की जगह D लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़े होंगे ना। अब तीसरा नंबर एक लिखिए, C नंबर होता है ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम इसका संकेत होता है H13। ऊपरे वाला द्रव्यमान को डिनोट करता है, पता है ना। इसको T से भी लिखा जाता है। T माने संकेत, चाय वाला नहीं। हाँ, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखिए वो पढ़े हुए कि D2O को भारी जल कहते हैं, पढ़े कि नहीं। एक भारी जल क्यों कहते हैं मालूम है आपको? इसलिए नहीं कि जिसे बहुत भारी होता है उठैला पर। इसका देखिए कारण है कि ये जैसे है हाइड्रोजन ही, लेकिन इसका संकेत D है ना। देखिए ई हाइड्रोजन के द्रव्यमान संख्या कितना है, तो देखिए एक आणविक द्रव्यमान निकालिए तो क्या होगा, एक आणविक द्रव्यमान निकालिएगा ना, आणविक द्रव्यमान। तो देखिए 2 गुना 2 काशी का द्रव्यमान 2 होता है। कौन हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के 16, तो कितना आएगा। अब देखिए वो H2O होता है, तो इसमें कौन हाइड्रोजन होता है, प्रोट्रियम होता है, सॉरी प्रोट्रियम होता है। प्रोट्रियम का कितना होता है, 1 गुना 2 प्लस
तो देखिए 2 + 16 कितना आएगा? तो केकर द्रव्यमान ज्यादा दे रहा है? तो ई हो गया आपका सामान्य जल जो हम लोग पीते हैं, नहाते हैं, ठीक ना। ई हो गया दूसरा प्रकार का जल जिसका द्रव्यमान जो एकरा से, तो द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण इसको भारी जल कहा जाता है, समझे? कौची? भारी जल का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर जहाँ पर यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार करा करके अब पानी को तेजी से गर्म किया जाता है तो भाप बनता है। अब भाप के सहायता से टरबाइन घुमाते हैं तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यूरेनियम जब फूटता है तो नाभिक से 3 गो न्यूट्रॉन निकलता है ना। तो न्यूट्रॉन के गति को मंद करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है, जिसे पढ़े होंगे 10वां में ऊर्जा के स्रोत में कि यूरेनियम के विखंडन के समय नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के गति को मंद करने के लिए। कि नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े तो जो बताए हैं वही याद कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल 2 लिखिए अब इसका। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। लिखाएंगे, सब लिखिए ना। दम कार बनना जरूरी है, कार्बन कार्बन का 1735 तथा 1737 कार्बन के 2 समस्थानिक होता है। 1735 सॉरी क्लोरीन वो बोल दिया कार्बन तो हमको बोला गया का। बीच में नहीं बोलेगा कोई, जिसको बोलना है वो आरी पे होकर बोलेगा। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए। यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? यूरेनियम 92-235। हाँ, आप जानबे करते हैं खतरनाक कौन होता है? हाँ, छोटका खतरनाक होता है, बड़ा रार है। और 38 है, गलती लिख देगा। हाँ ठीक है। अब लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4। कार्बन के 2 समस्थानिक। कार्बन के 2 समस्थानिक देखिए C612 तथा C614 होता है। C614 हाँ। अब लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक। ऐसा होता है बहुत के, लेकिन जो काम वाला वो लिखा दिया आपका सब। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक अब देखिए कौन कौन है। O816 कोमा O817 एवं O818। O816 O817 एवं O818। याद रखिए समस्थानिक जो है एक ही तत्व का होता है, अलग अलग तत्व का। जैसे ऑक्सीजन के हुआ तो 3 गो खाली ऑक्सीजन का हुआ। कार्बन का तो कार्बन के 2 गो। अब लिखिए संभारिक दूसरा नंबर है संभारिक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइसोबार्स इसको बोलते हैं।
देखिए समस्थानिक तो एक ही तत्व का होता है, लेकिन संभारिक जो है ना अलग अलग तत्व का होता है। हाँ, अलग अलग तत्व के संभारिक होता है जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या। अब मान लीजिए कोई ऐसे बोल दिया तो गलत हो जाएगा कि वैसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, तो गलत होगा, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो चलिए लिखिए, विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान, जिनका द्रव्यमान संख्या समान, विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है, उसे संभारिक कहते हैं, उसे संभारिक कहते हैं। हाँ, जब भी होता है तो अलग अलग तत्व का होता है ना। जैसे देखिए आर्गन, आर्गन का होता है परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 39 दशमलव कुछ होता है, लेकिन लगभग हम लोग 40 के द्रव्यमान संख्या को दशमलव नहीं ले सकते हैं ना, यही से पूरा ले लेते हैं। कैल्शियम के 20, 40, देखिए सब के द्रव्यमान संख्या 40 है, लेकिन परमाणु संख्या कोई के 18, कोई के 19 है, कोई के 20 है कि नहीं। इसी तरह से लिख लीजिएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ 14, अब देखिए वो कार्बन 14 होता है ना, तो देखिए तो दोनों का द्रव्यमान 14 हो गया, लेकिन परमाणु संख्या वो 7 है। ओके, आज वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, संभारिक कहलाता है। और लिखिएगा, देखिए हाँ Cr24 Fe2654, चौथा कैडमियम 48/116 एवं Sn 50/116। आगे बोल रहे तो पीछे आगे बोल रहे। तीसरा लिखिए सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक क्या कहते हैं। आइसो, आइसो के बाद वही जो हम लोग मारते हैं एक दूसरे पर, आइसोटोन्स। देखिए सम, ये बालक देखो नामवे से पता चला है सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि सब में कौची एक समान होगा, चाहे कोई तत्व रहे लेकिन न्यूट्रॉन खाली क्या होना चाहिए, तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाता है। तो बोले ना, तो लिखिए विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है,
जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। न्यूट्रॉन निकालने जानते हैं ना, ऊपरे वाला में से नीचे वाला घटा देते हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल इसका, आप लोग लिखिएगा। जैसे देखिए C6 14, अब फिर इसके बाद देखिए N7 15। नाइट्रोजन के दो समस्थानिक होता है, एगो 15 एगो 14। लगता है कि नाइट्रोजन वाला नहीं लिखा है आप लोग ना। तो देखिए तो एक में न्यूट्रॉन निकालिए तो 14 - 6 होता कितना आएगा? एकरा में एकरो में 8, इसमें भी तो सब में न्यूट्रॉन बराबर है ना। यही से तीनों सब न्यूट्रॉनिक होगा। और लिख लीजिए एगो फास्फोरस भी होता है, फास्फोरस 31 और 15 एवं सल्फर भी होता है 16 और 32। इसमें भी एन निकाल लेंगे तो 31 - 15 16 और 32 - 16 16, दोनों में बराबर आया। हो गया। देखिए अब समझिए, जैसे अब हम लोग के यहाँ से ट्रैक चेंज है। जैसे हम लोग आ जाएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग का मोबाइल काम करता है विद्युत चुम्बकीय तरंग पर, ठीक ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग के पास ऊर्जा होता है, इसीलिए देखिएगा कि मोबाइल चाहे कंप्यूटर ये सब का होता है। इंटरनेट चलाइएगा तो मोबाइल जल्दी गर्म हो जाता है, ऐसे वो नॉर्मल यूज कीजिएगा तो देरी से गर्म होता है, क्योंकि आप इंटरनेट चला रहे हैं। इंटरनेट एक्चुअल में क्या है, तो एक प्रकार का तरंग होता है, और वो किससे बना होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे बनता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर क्रिया करते हैं, यानी कि दोनों कंबाइन हो जाता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो नया प्रकार के तरंग उत्पन्न होता है, जिस तरंग को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय। वही पर हम लोग के पूरा टिकल है। मोबाइल जो आपका रडार चल रहा है, वो जो ये डिश एंटीना धैले है, जो हम लोग छतरी लगाते हैं घर पर, सेटेलाइट, सब वही पर भी चल रहा है, एकदम विद्युत चुम्बकीय। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग को समाप्त कर दिया जाए तो फिर हम लोग चल जाएंगे 200 साल पीछे, दम वही बाबा आदम के जमाना में। तब विद्युत चुम्बकीय तरंग आखिर उत्पन्न होता कैसे है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर संयोग से कहिए या परस्पर क्रिया के कारण। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग कब उत्पन्न होता है, तो जब आवेशित कण गतिशील होता है एक समान वेग से कि त्वरित वेग से, त्वरित वेग से गतिशील होता है। तो यहाँ से टॉपिक लिखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग या विद्युत चुम्बकीय विकिरण। विद्युत चुम्बकीय तरंग या विद्युत चुम्बकीय विकिरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय तरंग या विद्युत चुम्बकीय विकिरण। विकिरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, रेडिएशन। तभी हम लोग कहते हैं कि मोबाइल से क्या फैलता है, रेडिएशन निकलता है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग का दूसरा नाम क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण नाम है। विकिरण का मतलब रेडिएशन।
और रेडिएशन खाना हानिकारक भी होता है। अंग्रेजिया लिख लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका परिभाषा लिखा जाए, लिखिए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप, परस्पर क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली तरंग को, उत्पन्न होने वाली तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उत्पन्न होने वाली तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज कौन किए थे? इनको याद है? मैक्सवेल। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज सर्वप्रथम, विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज सर्वप्रथम जेम्स मैक्सवेल ने किया था। जेम्स मैक्सवेल ने किया था। हो गया ना? चलिए एक और दूसरा परिभाषा लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के, उससे पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि एक्चुअल में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता कैसे है। अच्छा ये बताइए कि जैसे रेडिएशन हम लोग जानते हैं कि आवेशित कणों के गति के कारण है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न। हम लोग के चारों ओर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना? तब भी नहीं देखते हैं रेडिएशन के कारण पेड़ ही सब सुखाया जा रहा दिन पर दिन है, क्योंकि रेडिएशन में एनर्जी होता है। और वो कैसे उत्पन्न होता है रेडिएशन? तो आवेशित कणों के गतिशीलता से। और वही आवेशित कण पेड़ के सतह से होकर के धीरे धीरे जमीन में जाता है ना, तो पेड़ का कोशिका मरने लगता है, जिससे पेड़ बहुत सारा जो छोटा छोटा जीव है सब, जिसका शारीरिक संरचना जटिल नहीं है, वो सब पर रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रजाति धीरे धीरे। तो उसी बतवा के रोबोट 2.2 में दिखाया है, 2.0 में, कि छोटा जो जीव होता है जैसे कि पक्षी हो गया, तो सब रेडिएशन के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है? विलुप्त हो जा रहा है उसका प्रजाति। हम लोग थोड़ा जटिल हैं, इसलिए हम लोग सब झेल लेते हैं, तो हम लोग टिके हुए हैं। और जो नहीं झेल पा रहा रेडिएशन को, क्या हो रहा है? गायब हो जा रहा है। तो दूसरा परिभाषा लिखिए, जब कोई आवेशित कण, दूसरे शब्दों में जब कोई आवेशित कण त्वरण के अधीन घूमता है, त्वरण के अधीन घूमता है, तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो आपस में क्रिया करके एक नए तरंग की उत्पत्ति करता है, जो आपस में क्रिया करके एक नए तरंग की उत्पत्ति करता है, नए तरंग की उत्पत्ति करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय
तरंग कहते हैं। जैसे में लिखिएगा। अच्छा लिखे, जैसे एग्जाम्पल लिखने से पहले ही बताइए कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। पढ़े है ना कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि तभी ना प्रकाश हम लोग के शरीर पर पड़ता है तो गर्मी के साथ होता है कि नहीं। हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक विद्युत चुम्बकीय तरंग के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है, तो हम लोग शरीर से टकराएगा तो गर्मी के साथ नहीं होगा, तो यही से हम लोग को गर्मी लगता है प्रकाश के कारण। चलिए लिखिए कौन कौन है एग्जाम्पल में। गामा किरण, एग्जाम्पल में लिखिए गामा किरण, कोमा एक्स किरण। गामा किरण के बाद लिखिए एक्स किरण। देखिए गामा का सिंबल भी बना सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। गामा किरण लिखिए ऐसे, या क्या कीजिए कि पूरा ऐसे लिख दीजिए गामा किरण, क्योंकि किसी भी बात को हम लोग शब्द में भी व्यक्त कर सकते हैं और संकेत में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। गामा किरण के बाद लिखिएगा एक्स किरण। तो एक्स किरण को देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। दोनों का मीनिंग सेम है, वो शब्द में है वो संकेत में है। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण जिसको अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, जो सूर्य से आता है तो ओजोन परत उसको रोक लेता है। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश जो बाहर का है, हाँ, कोमा और रक्त प्रकाश, और रक्त प्रकाश है, देखिए बोर्ड पर, और रक्त प्रकाश, और रक्त प्रकाश देखें कि नहीं। सुबह के समय या शाम के समय सूर्य को देखे हैं, तो वही ना सूर्य के अवरक्त स्थिति होता है, यानी कि लाल नहीं, शाहकार लाल, उसी को अवरक्त कहते हैं। अवरक्त प्रकाश हो गया। कोमा सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग, हाँ सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म तरंग। कोमा रेडियो तरंग, रेडियो तरंग लिख लिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। चलिए देख सुन लीजिए, जैसे गामा किरण के बारे में जानते हैं कितना खतरनाक किरण है, जहां से गुजर गया समझो कि वो गुजर गया, एक्स किरण तो जानबे करते हैं कि शरीर के अंदर के फोटो खींचने में काम करता है, हड्डी के। देखो पहला बार कोई पूछा था ना, जिसे कैसे हम लोग कैमरा का आविष्कार हुआ था, तो हम लोग कैसे आदमी के फोटो खींच लेते हैं, तो उसी तरह से कोई मतलब स्टूडेंट था जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, तो पूछा था कि सर कोई हम लोग ऐसा कोई मशीन बना सकते हैं डिवाइस है जिससे शरीर के अंदर के हड्डी के फोटो खींच सके। तो डांट के बैठा रहे, बैठ पागल कहीं के, उल्टा पुल्टा सवाल पूछता है। आज जब क्या संभव है कि नहीं। तो एक ही बात देखो साइंस में याद रखिएगा कि वो सब कुछ संभव है जो आपके दिमाग में आता है। जैसे आपका दिमाग में रखे ऐसे ऐसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते कि उसके पीछे काम किया जाए। ये नहीं कि दिमाग में आइडिया आ गया खाली बैठल है फूल बाबा लेखा, तो कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ता है उसके पीछे, तब जाकर वो सफल होता है, खाली सोचे से नहीं, ठीक ना। सब कुछ संभव है। आज जो नकारात्मक विचार के आदमी हो वो कैसे कहता है सर, तुम कहेगा नहीं कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं, आज जो 1 घंटा पढ़ता है कैसे कहेगा 12 फेंको यार। अरे तू नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता है, करे वाला करता होगा, लेकिन आदमी का देखता अपन कैपेसिटी के अनुसार ग्रहण करता है। जैसे जेकर जो कैपेसिटी होता है ना वो उतने सोचता है। जैसे आप बोलिए कि हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो 12 फेंक रहा है, अरे कर सकते हैं, दिमाग में आया है तो आप कर भी रहे होंगे, लेकिन हमेशा दूसरा कोई जो होता है ना
वो अपने दिमाग के कैपेसिटी के अनुसार ग्रहण करता है। जैसे हम जब पढ़ा रहे हैं तो सब कोई उतना नहीं सीखेगा जितना हम बोल रहे हैं, सब कोई उतने सीखेगा जिसका जितना कैपेसिटी है दिमाग के। किसी को कम भी बोला जाता तो ज़्यादा समझता है, और किसी को बहुत ज़्यादा बोला जाए, लेकिन तो इसका कारण क्या है कि सबका सीखने का दिमाग का जो एबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो आदमी अपना हिसाब से सीखता है, दूसरा के हिसाब से नहीं। जैसे कहे के मतलब कि तोरा हम दे दिए खा लेगी दम भर थड़िया, तो सब तो खा जाएगा कि उतने खाएगा जितना जगह है। तो वही बात दिमाग के भी है, एकदम सेम टू सेम। इसका यहाँ तो गामा किरण तो बता दिए, एक किरण बता दिए, पराबैंगनी किरण के बारे में जानबे करते हैं। देखिए पराबैंगनी किरण जो होता है ना, इसका उपयोग एक जगह और किया जाता है। जैसे कि कोई कोई महंगा महंगा पत्थर नहीं होता है जो अंगूठिया में लोग पहनते हैं, तो महंगा पत्थर के पहचान करने में गामा किरण का प्रयोग, सॉरी गामा करें, पराबैंगनी किरण का उपयोग एक जगह और किया जाता है। कहीं पर जैसे हम यहाँ पर छू दिए तो मेरा यहाँ हाथ के छाप में आ गया, लेकिन इस सब प्रकाश में नहीं दिखाई देता है। अब पराबैंगनी प्रकाश में साफा हाथ के पंजा दिखाई देता है, ठीक ना। उसका कारण है जो आगे बताएंगे, आवृत्ति पढ़ाएंगे तो दो जगह बता दी कि पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है। एगो महंगा पत्थर के पहचान करे में, एगो कहीं चोरी वोरी हो गया तो, यानी कि ये सब डिटेक्टिव भी लोग यूज करते हैं, जहाँ जासूस लोग। हाँ, अब दृश्य प्रकाश जो देखी ना अगल बगल में है, जेकरा उपस्थिति में हम लोग देख रहे हैं, और प्रकाश जो सूर्य से निकलता है। देखिए वो आप बात बताते हैं, जिस और प्रकाश जो होता है ना, तो जो और इस सब प्रकाश में पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा कि नहीं? अब सूर्य के प्रकाश में काहे करता है? काहे उसमें और प्रकाश होता है, और प्रकाश जैसी पड़ता है ना पत्ता पर, तो वो स्टोमेटा खुल जाता है। यानी कह सकते हैं कि और प्रकाश जो है स्टोमेटा के चाबी है। जैसी पड़ता है स्टोमेटा पर ना, तब खुल जाता है। और जब दोपहरिया होता है तो रक्त प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा होता है, तो वही सब दोपहरवा में अपने क्या करता है, सिकुड़ के कम कर लेता है, नहीं तो सारा पानी ऊपर क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, तो पौधा सूख जाएगा ना। तो रक्त प्रकाश की उपस्थिति में सबसे अधिक कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। जब प्रकाश की तीव्रता थोड़ा कम हो तब दोपहरिया के बजाय सुबह और शाम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, ठीक ना। अब सूक्ष्म तरंग जो होता है, तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये सब देखें हेलीकॉप्टर के रडार में, चाहे जो नेवी के एथी होता है, तो ये सब क्या करता है ना, हेलीकॉप्टर के रडार, जिसे रडार नहीं रहता नीचे, ये सब जहाज में हेलीकॉप्टर में, वो सब जैसे सामने कोई जहाज जिसे बहुत स्पीड में चलता है ना, बहुत लगभग 400 या 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है। अब उतना स्पीड में चल रहा है, अचानक मान लीजिए कोई सामने चिड़ै कौवा उड़ रहा है, चाहे अचानक कोई मान लीजिए कि मिसाइल से अटैक कर दिया, तो वो क्या करता है कि जो सूक्ष्म तरंग होता है ना, तो सामने वाली वस्तु से टकरा करके सिग्नल ले आता है, मतलब टकरा के आते रहता है, टकरा के। यदि सामने कोई वस्तु आएगा तो टकरा के वापस आ जाएगा, और नहीं तो सीधे जा रहा है, कोई दिक्कत। तो वही बता देता है कि इतना डिस्टेंस पर कोई वस्तु है, इतना बड़का है, तो अपना रास्ता क्या कर लेता है। चाहे समुंदर में पनडुब्बी सब होता है ना, तो उसे पनिया के अंदर चल रहा है, तो उसे थोड़ी दिखाई देगा कि आगे पहाड़ है कि, तो वही तरंग आगे निकलते रहता है, और वही तरंग टकरा के आता है ना, तो बता देता है कि 1 किलोमीटर के दूरी पर या 2 किलोमीटर के दूरी पर पहाड़ है, चाहे बरखा चुका पत्थर है, चाहे कोई पनडुब्बी है दुश्मन के। एगो सिनेमा देखिएगा गाजी अटैक, गाजी अटैक, उनमें यही वाला चीजवा दिखाता है कि पनडुब्बी रडार का उपयोग कैसे करता है दुश्मन से बचने के लिए, चाहे पहाड़ को पहचानने के लिए कि कितना दूर पर पहाड़। आज जो रेडियो तरंग है उसका प्रसारण उससे किया जाता है, रेडियो का प्रसारण, टीवी का प्रसारण, जो जितना हम लोग का टीवी है ना, वो सब रेडियो तरंग से ही चलता है। आज जो हम लोग का मोबाइल का नेटवर्क है, ये भी किसका देन है? इसको रेडियो तरंग इसलिए कहा जाता है ना
क्योंकि पहला बार इस तरंग का उपयोग किया गया था रेडियो के प्रसारण के लिए, लेकिन हाँ पहला बार किया गया था रेडियो के, इसीलिए उसको रेडियो तरंग कहा जाता है, ठीक ना। तो ये मत समझिए कि मशीनवा के नाम रेडियो होता है, क्योंकि उसका उछलता है किस तरंग के कारण। यही से वो जो मशीन है जो रेडियो तरंग को कैच करता है, तो मशीनों को हम लोग क्या नाम दे दिए, जो पहले हम लोग के दादा पदादा सुना करते थे, अब शायद धीरे धीरे गायब हो गया है ना कहीं गांव में। तो रेडियो तरंग से रेडियो का प्रसारण होता है, उसी से हम लोग का टीवी भी चलता है रेडियो तरंग से, और उसी से आपका मोबाइल भी काम करता है रेडियो, ठीक ना। ये सब टेक्नोलॉजी है। आप तो नाम लाई खाली केमिस्ट्री है, लेकिन है केकरा जैसन, फिजिक्स जैसन है। तब ना कहे थे कि सब मॉडर्न फिजिक्स में काम आता है 12th में। अब क्या कीजिए कि जैसे कि इसका डायग्राम बना लीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंग का। जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे उत्पन्न होता है, तब विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र के मिलने से, तब दिखाते हैं दोनों के मिलते हुए कि दोनों कैसे मिल रहा है। यही बात सही है कि दो विपरीत प्रकृति के जब कोई मिलता है तो तीसरा प्रकार के जरूर उत्पन्न, और शायद हम लोग उसी का उत्पाद हैं। हाँ जी, बनाना ही है। देख रहे हैं ना एक दूसरे को टच कर रहा है कि नहीं, कैसे कि बिना टच करे तो उत्पन्न होने वाला बात है नहीं। अरे बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं ना जी, बताए थे डायमेंशन जब पढ़ा था। विद्युत चुंबकीय तरंग हाँ डायग्राम बना लीजिए, आज इतने छोड़ देते हैं।